नम नमस्कार प्यारे मित्रों। आप लोग का मैथ का पेपर हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपका पेपर गया होगा। अब पारी है साइंस को 4 तारीख को साइंस के पेपर में। तहलका मचा दो, फटाफट आके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देख लो। यहीं से पूरा पेपर आएगा आपके जो 4 मार्च का साइंस का पेपर होने वाला है। विश्वास नहीं है तो हिंदी का और मैथ का पेपर हम डाले हैं, जाके देख सकते हैं। 10 प्लस क्वेश्चन हम उसमें से बझा चुके हैं। तो इसमें कम से कम दोस्तों 15 प्लस क्वेश्चन तो आना सुनिश्चित है। तो आइए बिना समय गवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आप लोग जानते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। दोस्तों देख सकते हैं जो ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O, यह किसका सूत्र है? तो दोस्तों यह जिप्सम। क्या है दोस्तों? जिप्सम है। ये जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। दोस्तों इसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा लेड नाइट्रेट। क्या नाम है दोस्तों? लेड नाइट्रेट। इसका नाम है दोस्तों लेड नाइट्रेट। और इसका क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार पूछा था क्वेश्चन लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों? PbNO3 का ट्वाइस। एक बार क्वेश्चन आया था कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? कैल्शियम CaNO3 का ट्वाइस। अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो आपको पता है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? 7। कितना होता है? 7। दोस्तों अगर 7 से नीचे रहेगा तो कैसा होगा? अम्लीय। एक एक रहेगा तो बताइए क्या अम्लीय रहेगा कि क्षारीय? दोस्तों अम्लीय रहेगा। ये अम्लीय है। 6 वाला भी अम्लीय है। 14 वाला दोस्तों क्या होगा? तो आप सबको पता है क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय होगा। अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो दोस्तों आपको पता है ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन क्या क्या है? एंटीमनी, मरकरी, पोटेशियम और ब्रोमीन। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। पोटेशियम जो है दोस्तों वह ठंडे जल से क्रिया करके क्या करती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, बाहर निकालती है। दोस्तों एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी उपधातु है। क्या है? उपधातु। एक बार क्वेश्चन पूछा था तो निम्नलिखित में से कौन सा वो एक उपधातु है? तो कौन है दोस्तों? एंटीमनी। अच्छे से याद रखिएगा। और बहुत सारी उपधातु होती है जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? उपधातु है। 3 उपधातु अच्छे से याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं मरकरी और ब्रोमीन के। जान सकते हैं दोस्तों मरकरी। मरकरी किसे कहते हैं? तो मरकरी पारा को कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। इसका एक और गुण होता है दोस्तों, यह एक धातु है। यह क्या है दोस्तों? धातु है। धातु और यह इकलौती एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? द्रव अवस्था में पाई जाती है। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या पूछा गया था एक बार कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन है दोस्तों? मरकरी। ब्रोमीन दोस्तों क्या है? यह है अधातु। क्या है? अधातु। और यह इकलौती एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या रहती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो Br होता है। अच्छे से याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है दोस्तों? सजातीय श्रेणी है। मतलब एक जैसे है, कौन सा है? दोस्तों आपको पता है अभी आपने 3 ग्रुप पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा एल्केन, एक पढ़े होंगे आप लोग एल्किन, एक आपने पढ़ा होगा एल्काइन। 3 प्रकार के ग्रुप आपने पढ़े होंगे। एल्केन का फार्मूला आप जानते हैं CnH2n प्लस का 2। एल्किन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों एक बार पूछा गया था निम्नलिखित में से एल्केन का सामान्य सूत्र है। क्या है दोस्तों? CnH2n प्लस 2। पूछा गया था एक बार एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n। अच्छे से याद रखेगा। एल्काइन का क्या होता है? अभी तक नहीं पूछा गया है और भविष्य में पूछने का पूरा उम्मीद है। एल्काइन का क्या होता है दोस्तों? CnH2n माइनस 2। इस फार्मूले पर कौन सा अच्छे से बैठ रहा है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी को।
ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे ध्यान से, एन बराबर इसमें 1 रखेंगे, एन बराबर जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C1, यहाँ 2 1 कम 2 2 प्लस 4 तो CH4 हो जाएगा। एक बार 2 रखिए तो हो जाएगा C2, 2 दूनी 4 2 6 C2H6, क्या हो जाएगा C2H6। दोस्तों देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, CH4 और C2H6, और बाकी सब ऑप्शन बेकार है, कोई काम के नहीं है ना। आइए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कीटोन है, निम्नलिखित में कीटोन है, कीटोन किस में रहता है दोस्तों, याद रखिए जिसमें ओन आता है, ओन किस में आया है तो ओन सिर्फ इसमें आया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या है प्रोपेनोन, इसमें ओन आ रहा है ना, ओन आया इसका मतलब इसमें कीटोन है। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें एल्कोहल है, कौन सा समूह है दोस्तों, एल्कोहल है। मेथिनाल, इसमें आल है ना, आल आ रहा है तो मतलब ये एल्कोहल है। एथिनाल वाले में भी क्या है दोस्तों, एल्कोहल है। प्रोपेनल, प्रोपेनल में दोस्तों कौन सा होता है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जाएगा प्रोपेनल में कौन सा समूह है तो क्या बताएंगे एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड। आइए छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है, क्या है दोस्तों तो अच्छे से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर। क्या है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम होता है, क्या होता है विरंजक चूर्ण, क्या होता है दोस्तों विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है तो अच्छे से याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। दोस्तों धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो अच्छे से याद रखिएगा सोडियम, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट NaCO3 इंटू 10H2O। बेकिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा, क्या होता है खाने वाला सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों तो अच्छे से याद रखिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से मतलब धावन सोडा किस प्रकृति का होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा सोडा धावन सोडा हो या फिर बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला सोडा हो, दोनों कौन से प्रकृति के होते हैं तो दोनों क्षारी होते हैं, क्या होते हैं क्षारी होते हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। कैल्शियम फास्फेट, क्या है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों तो अच्छे से याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का दोस्तों ये रासायनिक सूत्र होता है, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा Ca3PH4 का टॉयज। एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है तो Ca3PH4 का टॉयज। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन को। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आपको पता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जितने भी स्वपोषी स्तर के जीव होते हैं वो किस पे निर्भर रहते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पे। और प्रकाश संश्लेषण में तो क्या क्या जरूरत होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं दोस्तों वातावरण से, वायुमंडल से, कहाँ से लेते हैं वायुमंडल से लेते हैं। जल दोस्तों भूमि से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं भूमि से। क्लोरोफिल उनका खुद का रहता है, उनमें उपस्थित रहता है। सूर्य का प्रकाश आपको पता है सूर्य से ही लेते हैं, है ना। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए 6CO2 + 12H2O किसके उपस्थिति में दोस्तों, देखिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल भूमि से मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, खुद का उनका क्लोरोफिल है, क्या बना लेंगे ग्लूकोज बना लेंगे, ऑक्सीजन और जल बना लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरीन भी है, जल भी है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश भी है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा इसमें सब कुछ उपस्थित होता है, मतलब इनके लिए सब क्या होता है सब जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, जल भी और सूर्य का प्रकाश भी। एक दोस्तों ऑप्शन नहीं है ये सभी, तो अच्छे से याद रखें ये सभी वाला अपने अपने को क्या करना होगा टिक करना होगा, मतलब सब चीज़ का जरूरत होता है स्वपोषी पोषण के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आठवां क्वेश्चन, पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस, पित्तरस का स्राव दोस्तों कहाँ से होता है तो अच्छे से याद रखिएगा यकृत से होता है, कहाँ से होता है
यकृत से भुला के दोस्तों आप लोग पित्ताशय मत मारिएगा ना, पित्ताशय गलत होगा, पित्ताशय यकृत में पाया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी रस हमेशा कहाँ से निकलेगा दोस्तों, तो रस हमेशा जो निकलता है दोस्तों ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ग्रंथि से। और यकृत आपका सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यकृत में ही पाया जाता है पित्ताशय। तब दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन यकृत के बारे में और पूछा जा सकता है। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों याद रखिएगा ब्रिक। ब्रिक क्या होता है? तो ब्रिक का दोस्तों 3 नाम होता है, अच्छे से याद रखिएगा। इसे गुर्दा भी कहा जाता है। ब्रिक हो गया, गुर्दा हो गया दोस्तों। इसे किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किडनी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिक का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? मतलब ब्रिक का निर्माण किससे हुआ? तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, नेफ्रॉन से। किससे हुआ है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से किसका निर्माण हुआ है दोस्तों? ब्रिक का कहो, चाहे गुर्दा का, चाहे किडनी का कहो, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और ब्रिक किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र। किसके अंतर्गत दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र। मतलब ब्रिक ब्रिक किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 9वां क्वेश्चन। पादपों में जाइलम का कार्य है। जाइलम का कार्य है जल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, भोजन का रूपांतरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो अच्छे से याद रखिएगा जो दोस्तों, जाइलम जो होता है पादपों में, वो जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का परिवहन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भोजन का रूपांतरण कौन करता है? तो एक संरचना पाई जाती है, ऊतक पाया जाता है, फ्लोएम। क्या पाया जाता है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? तो भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब स्थानांतरण करता है। और दोस्तों ये दोनों ऑप्शन बेकार है, कोई काम का नहीं है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा, पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन। और फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का स्थानांतरण या भोजन का परिवहन। अच्छे से समझ में आ रहा है? 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ही, तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना एक ना। और 10वां दोस्तों क्या है? स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 120 से 80। कितना होता है? 120 से 80 mm पर HG। क्या होता है? 120 से 80 mm पर HG। अच्छे से दोस्तों याद करिएगा, क्वेश्चन जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो इनको जोड़ देना। 120 80 हमेशा एक 200 आएगा। कितना आएगा? 200, क्योंकि इन सबको जोड़ने के बाद ऑप्शन में उतना आता नहीं है ना, तो 200 वाला इससे करेक्ट अपने से कर लेना ना, 120 से 80। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। 120 से 80 mm पर HG एक स्वस्थ मनुष्य का क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन से? क्या है? पादप हार्मोन से। तो ऑप्शन है आपका थायरॉक्सिन, जिबेरेलिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो थायरॉक्सिन है ये पादपों में नहीं पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी पादपों में नहीं पाया जाता है, इंसुलिन भी नहीं पाया जाता है। इकलौता हार्मोन है जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पादपों में पाया जाता है। और हार्मोन्स आपको याद है, पादप जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन कहो या ऑक्सिन कहो, साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। एक दो और बताइए। एक होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। 4-5 हार्मोन्स होते हैं पादप हार्मोन्स, इनको अच्छे से याद कर लेना ना। देखिए थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों? थायरॉक्सिन एक वृद्धि हार्मोन्स है। क्या है? वृद्धि हार्मोन्स। मतलब एक इसका काम क्या है? मनुष्य के जो लंबाई है उस बढ़ने में क्या करता है? मदद करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। कहाँ से निकलता है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों? तो याद रखिए गर्दन में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? गर्दन में होती है। दोस्तों एस्ट्रोजन का काम क्या है? एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हमेशा याद रखिएगा फीमेल में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। इनका काम क्या है दोस्तों? ये मेनेस्ट्रिकल साइकिल, मासिक धर्म चक्र का क्या करता है? कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन, है ना, कि 28 दिन जितना भी आना है मेनेस्ट्रिकल साइकिल, और इसका कंट्रोल करता है। कौन करता है दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। दोस्तों तो इंसुलिन का काम क्या है? अच्छे से याद रखिएगा। इंसुलिन क्या करता है? जितने भी ग्लूकोज ग्लूकोज क्या करता है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो बेकार जो ग्लूकोज आप में बचा है, शेष बच जा रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, उसको एक ग्लाइकोजन में बदलता रहता है, ग्लाइकोजन में।
और अगर यह काम करना बंद कर देगा तो दोस्तों उनको मधुमेह नामक मतलब बीमारी होगी। क्या हो जाएगा? मधुमेह नामक बीमारी होती है। ये इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये ग्रंथि है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है दोस्तों? इंसुलिन। अच्छे से याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, योनि या वृषण? दोस्तों आपको पता है वृषण नहीं है। वृषण किसका भाग है दोस्तों? तो पुरुषों का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? पुरुष का भाग होता है। वृषण से क्या निकलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, शुक्राणु का निर्माण करता है। ये क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछा था एक बार, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ से होता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, वृषण से होता है। कहाँ से होता है? वृषण से होता है। ये 3 जो पार्ट है, अंडाशय, गर्भाशय और योनि, ये किस में पाया जाता है दोस्तों? महिलाओं में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, मादाओं में पाया जाता है ना। अंडाशय में दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा था, कापर टी। क्या पूछा था दोस्तों? कापर टी। कापर टी कहाँ लगाई जाती है? किसी भी महिला के किस अंग में लगाई जाती है? तो अच्छे से याद रखिएगा, गर्भाशय में। कहाँ पर दोस्तों? गर्भाशय में। कापर टी कहाँ लगेगी? हमेशा गर्भाशय में लगाई जाती है। अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो अंडाणु का। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। योनि दोस्तों सबसे बाहरी भाग होती है किसी महिला के जनन तंत्र का ना। ये पूरा 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना ना। मुकुलन या पुनरुद्भवन द्वारा जनन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, हाइड्रा या ईस्ट। ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है ना। पूछेगा पुनरुद्भवन द्वारा जनन पाया जाएगा तो किसमें? या तो ईस्ट में या तो हाइड्रा में। ये दोनों बात लगभग लगभग समान है ना, मुकुलन और पुनरुद्भवन दोनों द्वारा किसमें जनन पाया जाएगा? हाइड्रा और ईस्ट में। दोस्तों अमीबा में पाया जाता है द्विखंडन विधि द्वारा। द्विविखंडन कौन सा विधि होता है दोस्तों? द्विविखंडन विधि द्वारा अमीबा में जनन पाया जाता है। दोस्तों ब्रायोफिल्म जो है, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म एक पौधा है, आपको पता है। इसमें जो जनन पाया जाएगा, इसमें कलियां निकलती है। क्या निकलती है? कलियां निकलती हुई इसके जो पौधे हैं वो अपना विकास करते हैं, कलियां निकालते हैं, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे ही छोटे छोटे कलियां निकलती चली जाती है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा, कलियों का निर्माण किस पौधों में होता है? तो याद रखिएगा, ब्रायोफिल्म में। किसमें होता है दोस्तों? ब्रायोफिल्म में। पपीता का क्या खास बात है दोस्तों? यह एक लिंगी पुष्प होता है। क्या होता है? एक लिंगी पुष्प। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, क्या है दोस्तों? पपीता। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। आइए 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई होती है। इकाई मतलब इकाई कहा जाए या फिर मात्रक कहा जाए, दोनों बात सेम है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आपको क्या लगता है, मीटर होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, या प्रति मीटर, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इकलौता ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, प्रति मीटर। क्या? प्रति मीटर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका एक और मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर या प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर या फिर डायोप्टर। इसका इसका जो प्रतीक डी भी होता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों कैसे आया तो याद रखिएगा, जो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू 1/में एफ होता है। क्या होता है? पी इज इक्वल टू 1/में एफ। 1 का हम मात्रक लिख नहीं सकते, बट्टे जो होता है इसका मात्रक हम लिखते हैं प्रति। बट्टे को क्या लिखते हैं? प्रति। एफ क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी कोई भी, उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। तो प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति मीटर या फिर डायोप्टर। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन हो गया। आइए 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खास है, अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा कि स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति है उसका नेत्र जो है, आँख जो है बिल्कुल स्वस्थ है, तो वह सबसे नज़दीक कितना न्यूनतम दूरी तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। दोस्तों 50 सेंटीमीटर कोई मतलब नहीं है, 100 सेंटीमीटर का भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अनंत वाले पर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की सबसे अधिकतम दूरी क्या है दोस्तों? तो अनंत है। अधिकतम दूरी समझ रहे हैं? कौन सी दूरी दोस्तों? अधिकतम दूरी। मतलब कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितना देख सकता है? अनंत तक देख सकता है ना। तो क्वेश्चन को अगर बदल के पूछा जा सके आपसे कि स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो आप क्या मानेंगे?
अनंत। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूनतम दूरी तो क्या मारेंगे 25 सेंटीमीटर। अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। 16वां क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं हम। प्रकाश के 16वां क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? दोस्तों आप पढ़ चुके हैं तो बताइएगा क्या होता है। लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है या फिर बैगनी। तो अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, बैगनी। क्या होता है? बैगनी। दोस्तों दो चार बात कुछ भी बोला जा सकता है आपसे, चाहे बोला जाए विचलन, क्या बोला जाए? विचलन, या फिर बोला जाए आवृत्ति, या बोला जाए अपवर्तनांक, या बोला जाए प्रकीर्णन, या क्या बोला जाए? प्रकीर्णन। BAP बाप, समझ रहे हैं? कुछ भी बोला जाए तो सबसे अधिक क्या होगा दोस्तों? बैगनी। क्या होता है? बैगनी। आपसे पूछा जाएगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक? बैगनी का। किस रंग का आवृत्ति सबसे ज़्यादा? बैगनी का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक? बैगनी का। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक? बैगनी का। दोस्तों लाल के बारे में भी जानकारियाँ ले लीजिए। लाल वाले कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है तीव्रता। प्रकाश के किस रंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? लाल रंग का। प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो होती है दोस्तों, किसका होता है? लाल का। अच्छे से दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। प्रकाश के नीले रंग का दिखने का कारण है। आकाश के नीले रंग का दिखने का कारण है, मतलब दोस्तों आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? आप बता सकते हैं दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश जो होता है नीले रंग का दिखाई देता है। और घटना आपको दोस्तों याद आ रही है प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड। प्रकाश के प्रकीर्णन के और बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, समुद्र का भी नीला दिखाई देना, और दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा दिखाई देना? लाल दिखाई देना। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? प्रकीर्णन का। या फिर दोस्तों आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना, खतरे का सिग्नल लाल होना, ये सब किसका एग्जाम्पल दोस्तों? प्रकीर्णन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किसमें घटती है दोस्तों? हीरे का चमकना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हीरा क्यों चमकता है? हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है? तो क्या बताएंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों जैसे रेगिस्तान में मरीचिका हो गया, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, ये सब किसका एग्जाम्पल होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अपवर्तन का एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है दोस्तों? एक भी दोस्तों एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन का। और दोस्तों एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों हो सकते हैं, जैसे किसी भी बाल्टी में रखी गई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, किसी भी सिक्के को अगर बाल्टी में डाल दिया जो उभरा हुआ नजर आएगा, ये सब किसका एग्जाम्पल दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन का। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई या मात्रक दोनों बात सेम होती है? अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है, मात्रक है, क्या होता है दोस्तों? विद्युत शक्ति का इकाई दोस्तों वाट होता है। क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा, वाट होता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक हार्स पावर, एक हार्स पावर में कितना वाट होता है? दोस्तों याद रखिएगा 746 वाट। कितना होता है दोस्तों? 746 वाट। दोस्तों बोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का, वैद्युत विभव का, या फिर विभवांतर का। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट या वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। दोस्तों जूल किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा कार्य का। किसका? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कूलाम किसका होता है दोस्तों? तो आवेश का। क्या होता है? आवेश का। दोस्तों आवेश का एक और मात्रक होता है, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। आई का मतलब हो गया एम्पियर, क्या हो गया? एम्पियर। टी का मतलब सेकेंड। एक और कुलाम आवेश का एक और मात्रक होता है, याद रखिएगा। दो मात्रक होते हैं, एक कुलाम होता है और एक होता है एम्पियर सेकेंड। अच्छे से दिमाग में बैठेगा। और 19वां क्वेश्चन दोस्तों है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दोस्तों देखिए आपको गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में आपको एक ही इसमें ऑप्शन करेक्ट है, वो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दो जो होती है दोस्तों, इसका 3 मात्रक होता है। कितना मात्रक होता है? 3। एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है दोस्तों
ये क्या होता है दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक और होता है दोस्तों, एक पहला ये वाला है, दूसरा दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा दोस्तों होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 3 मात्रक आप अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। पहला क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा दोस्तों टेस्ला होता है। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। 20वां दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आहार श्रृंखला की बात होगी, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो जो उत्पादक रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा वो शाकाहारी रहेंगे। क्या रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा, शाकाहारी तो रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे पेड़ पौधे आएंगे। क्या आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे। दोस्तों बकरी कभी पहले नंबर पे पेड़ पौधे हैं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। देखिए घास 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 है, तो पेड़ पौधे सही है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमेशा क्या आएंगे, शाकाहारी जंतु आएंगे। क्या आएंगे, शाकाहारी जंतु। दोस्तों गेहूँ शाकाहारी जंतु है, जंतु नहीं है दोस्तों, ये तो घास है, तो ये वाला भी करेक्ट गलत हो जाएगा। अब बची दोस्तों मछली और बकरी, मछली और बकरी। तो आपको पता है दोस्तों मछली क्या है, मांसाहारी। तो आपको बताया ना, सेकंड नंबर पे कभी मांसाहारी नहीं आएंगे, क्या आएंगे, शाकाहारी आएंगे। ये भी गलत हो गया। तो घास को किसने खाएगा दोस्तों, बकरी खाएगी। बकरी को कौन खाएंगे दोस्तों, मानव खाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसी भी आहार श्रृंखला का जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, हरे पौधे होंगे या फिर पेड़ पौधे या फिर नीली हरी शैवाल होती है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। दोस्तों एक होता है 10% ऊर्जा का नियम। क्या होता है, 10% ऊर्जा का नियम। ये नियम क्या कहता है दोस्तों, घास में अगर मान लीजिए 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा है, अगर बकरी खाएगी तो उसको 100 मिलेगी, मानव खाएंगे तो उसको 10 मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं, ये 10%, सबका 10-10% मिलता चला जाता है ना, ये नियम होता है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। मतलब ओजोन परत खराब हो रही है दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है। तो इकलौता दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर मतलब दोस्तों फ्रिज जानते हैं ना, सबके घर में होगी फ्रिज। फ्रिज से क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस, जो बहुत ही क्या होती है, हानिकारक होती है। दोस्तों ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत क्यों हमारे लिए आवश्यक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, कौन सी किरण, पराबैंगनी किरण से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। इसलिए ओजोन परत क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह इस समय एक और नई गैस का प्रयोग होने लगा है, जो थोड़ा कम नुकसान है, उसका नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। दोस्तों ये रहा आपका 21 क्वेश्चन। उम्मीद होगी कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो दोबारा से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाए। और देखिएगा ध्यान से, इसी में से क्वेश्चन आना है, ये बात तय है। तो अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।